लोकतंत्र में बात अफवाहों की, बड़ी अजीब चीज है अफवाह, क्योंकि एक बार किसी के पास अगर कोई अफवाह पहुंच जाए और बगैर जांच पड़ताल उसी बात को वो किसी और को बता दे, आगे बढ़ा दे, तो दिक्कतें बढ़ने लगती हैं। और इसके बाद किस तरह से लोग झूठ को सच मान बैठते हैं, ऐसा मामला बिहार के सीतामढ़ी में सामने आया, जहां किसी ने अफवाह उड़ा दी कि जितिया पर्व पर बेटों को एक खास ब्रांड के बिस्किट खिलाने से उनकी उम्र बढ़ सकती है। इसके बाद क्या क्या हुआ, पहले इस रिपोर्ट में देखिए। अफवाहों के पैर नहीं होते हैं, पंख होते हैं। अफवाहें चलती नहीं है, अफवाहें तो उड़ती है। और जब अफवाहें मन में बस जाए तो इसकी सीमाएं अनंत हो जाती है। लोग त्योहार पर बिस्किट को लंबी उम्र की गारंटी मानने लगते हैं। गणेश जी के दूध पीने की बात अब पुरानी हो चुकी है। अब दूध की जगह बिस्किट ने ले ली है। बिस्किट खाओ, उम्र बढ़ाओ। बिहार के सीतामढ़ी में यही हुआ। सबसे पहले यह बात किसने कही, किससे कही, क्या सोचकर कहा गया, यह किसी को मालूम नहीं है। लेकिन सीतामढ़ी जिले के ज्यादातर लोग इस पर भरोसा करने लगे। फिर क्या था, बिस्किट सिर्फ बिस्किट नहीं रह गया, लोग उसे लक्ष्मण बुटी मानने लगे। चौक चौराहों के हर छोटे बड़े दुकानों पर लोगों की भीड़ उमड़ने लगी। हर किसी की मांग एक ही थी, पार्ले जी लाने आए हैं। क्योंकि अभी से कुछ ही देर पहले अपने घर से दुकान से घर पे आए हैं, तो पता चला है कि माँ बोली है कि जाओ पार्ले जी दुकान से ले आओ। इसी के लिए हम पूछे हैं कि किस लिए, तो मम्मी बोली है कि जो लोग जितिया किए हुआ है तो उन लोगों को है ना अभी पार्ले बेटा है ना माँ को पार्ले जी खिलाएगा। अब ये बात सही है कि गलत है ये तो हम नहीं पता है। और हम भी कुछ विषय का चर्चा मेरे मोहल्ला में भी बना हुआ है, बहुत लोगों से पूछे हैं, तो सभी लोगों का कहना यही था कि ये बात सच है। और कितना सच है कितना झूठ है ये तो हमको नहीं पता है। अफवाहें लोगों के दिमाग पर असर डालती है। अफवाहें भीड़ पर एक तरह से कब्जा कर लेती है। अगर अफवाह और अंधविश्वास दोनों का मेल हो जाए तो फिर बातें फैलते देर नहीं लगती। इस पूरे मामले में यही हुआ है। पार्ले जी खरीदना है। क्यों पार्ले जी खरीदना है? खाने के लिए। क्या कुछ बात आया है जो आज पार्ले जी खरीदे हैं? बात यही आया है, सो मतलब कितने लोग पम्मी किया है ना, अपने लोग को बोला, एक आदमी ने बोला था उसको मतलब पार्ले जी खाने से मतलब अच्छा रहेगा, इसलिए आप लोग पार्ले जी खरीदने हैं। इसलिए आप नहीं खाने तो हानिकारक हो जाता है। सीतामढ़ी से निकली हुई बात अब तक मधुबनी, मुजफ्फरपुर, पता नहीं कहां तक पहुंच गई थी। लोगों की भीड़ लगने लगी। रात के वक्त में लोगों ने दुकानें खुलवाई। कहा पहले खास ब्रांड का बिस्किट दो, उम्र लंबी करनी। ये पूरी कहानी शुरू हुई एक पर्व है जितिया, उसी को लेकर। इस त्योहार में माँ अपने बच्चों की लंबी उम्र और सुखद जीवन के लिए व्रत रखती हैं। पहले किसी ने इस अफवाह को जितिया पर्व से जोड़ दिया। बात घर के बेटे की आई तो फिर कौन सुनता है विज्ञान की बात। पार्ले जी का अफवाह हल्ला हुआ या क्या हुआ, वितरण ज़्यादा शुरू होने लगा पार्ले जी का। तो हमने पूछा क्या बात है कि पार्ले जी का बिक्री होने लगा। तो वो लोग बोले कि जो जितिया पर्व किए हुए हैं उसका बेजा को लड़का है तो वो पार्ले जी खिलाना है, तो इसी पर ज़्यादा वितरण होने लगा। पूरा अफवाह उठ गया पूरा। तो हम लोग तो शाही है, हम लोग तो जो मांगेगा तो देवे करेंगे। पार्ले जी, दूसरा कोई बिस्कुट नहीं, खाली पार्ले जी है। अभी आपके पास स्टॉक कितना बचा हुआ है? स्टॉक में अभी 2 पीस माल बचा हुआ है। सब खत्म हो गया? सब खत्म है। दुकानदार खुश थे, सारा माल आउट ऑफ स्टॉक हो गया, जेब भी भर गई। लेकिन फायदे के आगे किसी ने अफवाहों पर ब्रेक लगाने की सुध नहीं ली। अफवाह की वजह से बिस्किट की बिक्री बढ़ गई। लोग देर रात तक बिस्किट खरीदते रहे। सीतामढ़ी में कई जगहों पर बिस्किट का स्टॉक खत्म हो गया। अफवाहें वहीं पांव पसारती है जहां जानकारी कम हो, और भारत में ग्रामीण इलाकों में सही सूचना और शिक्षा दोनों की बहुत कमी है। लेकिन सवाल उन लोगों से है जो पढ़े लिखे होकर भी इन अफवाहों को रोकते नहीं हैं, बोलते नहीं हैं कि अफवाह फैलाने वालों को पहचानो, क्योंकि कोई खास ब्रांड की बिस्किट खाकर उम्र नहीं खरीद सकता। ये सिर्फ मूर्खता का प्रदर्शन है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत।
तो इस रिपोर्ट की शुरुआत में हमने आपको बताया कि अफवाहों के पैर नहीं होते, पंख होते हैं, और अफवाहें चलती नहीं हैं, वो उड़ती हैं। इसका असर क्या हुआ वो आपने बिहार के सीतामढ़ी में देख लिया। लेकिन जिस तरह से अफवाहें और फेक न्यूज फैलती हैं, इसे लेकर कुछ डेटा पर आप नजर डालिए, क्योंकि ये आपको बताएंगे कि ये कितनी बड़ी समस्या है। फेक न्यूज का अगर मामला, तो ऐसे में सोशल मीडिया का रोल भी बढ़ जाता है, क्योंकि सोशल मीडिया जिस तरह से जंगल में आग की तरह किसी चीज को फैलाती है, तो फेक न्यूज के मामले में 70% ज्यादा ट्वीट किए जाते हैं। फेक न्यूज 6 गुना ज्यादा तेजी से फैलती है। 11 साल में ट्विटर पर 1 लाख से भी ज्यादा, 1,26,000 झूठी खबरें सामने आई। और 2017 की अगर बात करें तो साल 2017 में सबसे चर्चित शब्द फेक न्यूज रहा। कॉलिंस डिक्शनरी ने वर्ड ऑफ द ईयर 2017 इसे रहा। 365% बढ़ा है फेक न्यूज शब्द का इस्तेमाल। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आपकी भागती दौड़ती जिंदगी में जब आप सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं, तो ये शब्द कितना महत्व रखता है और कितना आपको भ्रमित कर सकता है और कितना आपको इससे बचने की जरूरत है। अब आपको समझाते हैं कि आखिर ये फेक न्यूज का तंत्र काम कैसे करता है और क्यों फेक न्यूज फैलाई जाती है। कई वजहें इसके पीछे हो सकती हैं। एक तो आम बात यह है कि ये किसी की शरारत हो सकती है। बिहार के सीतामढ़ी में बिस्किट की अफवाह किसी की शरारत का नतीजा हो सकता है, लेकिन कई बार ये इंटेंशनली यानी जानबूझकर भी किया गया होता है, यानी किसी खास मकसद से। कम जानकारी की कमी भी इसकी एक वजह हो सकती है। सेल्फ इमेज को चमकाने के लिए क्या फेक न्यूज को प्लांट किया जाता है। मिसाल के तौर पर कई बार सेलिब्रिटीज अपने बारे में कोई फेक न्यूज फैला देते हैं ताकि मीडिया में उनका नाम हो, शोहरत हो, पब्लिसिटी मिले और एक इमेज उनकी बन सके। किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए भी फेक न्यूज का इस्तेमाल किया जा सकता है। कई बार पर्सनल प्रॉफिट के लिए भी फेक न्यूज का इस्तेमाल हो सकता है। शेयर बाजार में कई बार एक अफवाह से किसी को लाखों करोड़ों का फायदा या नुकसान तक हो सकता है। तो ऐसे में आप ये समझिए कि फेक न्यूज का ये जो पूरा तंत्र है, ये कैसे काम करता है और उसके पीछे मकसद क्या है। लेकिन अफवाहों का ये बाजार पुराना है। ऐसा नहीं है कि पहला मौका है जब इस तरह से अफवाह फैली। कुछ आपको इतिहास के पन्नों में हम पीछे लेकर चलते हैं। साल 1995, आपको याद होगी यह घटना। गणेश जी के दूध पीने की अफवाह ऐसी फैली थी गणेश चतुर्थी के मौके पर कि मंदिरों के बाहर जबरदस्त भीड़ लग गई थी। इनफैक्ट विदेश के जो मंदिर है वहां पर भी ये भीड़ दिखाई दी। 2001 की बात करें तो मंकी मैन अचानक से खबरों में आया और ऐसा खौफ कि मंकी मैन हमला कर रहा है। लोगों ने रात में निकलना बंद कर दिया। लोगों के पास अपनी कहानियां तक थी। फिल्म तक इस पूरे कॉन्सेप्ट पर बन गई। साल 2002 में मुंह नोचुआ का कहर वाराणसी के आसपास ये अफवाह गजब तरीके से फैलती हुई दिखाई दी। अजीब सी रोशनी की अफवाह थी और रोशनी से चेहरे पर चोट की अफवाह फैली। 2017 में महिलाओं की चोटी काटने का मामला सामने आया। दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश में जबरदस्त तरीके से अफवाह फैली और महिलाओं में खौफ पैदा हो गया। कई महिलाओं ने चोटी कटने का दावा भी किया। आगरा में अफवाह के चक्कर में एक हत्या तक हो गई। 2019 में बच्चा चोरी की अफवाह फैली और जब यह अफवाह फैली तो यूपी समेत उत्तर भारत में कई ऐसे हिस्से थे जो इससे प्रभावित हुए। लिंचिंग तक की घटनाएं उसके बाद हुई, क्योंकि कई लोगों को इस शक में कि उन्होंने बच्चा चुराया है पीट पीट कर मार डाला गया। संभल में इसी शक में एक व्यक्ति की हत्या हो गई और इस चक्कर में दर्जनों लिंचिंग के मामले इस दौरान दर्ज भी हुए। साल 2020 की ये तस्वीर देखिए जब लॉकडाउन में नमक की कमी की अफवाह उड़ गई। ये तो हाल फिलहाल का कोविड काल का मामला है और ऐसे में लोगों ने पैनिक बाइंग शुरू कर दी, घर में नमक जमा करना शुरू कर दिया। लोग अचानक दुकानों पर पहुंच गए और दाम तो बढ़ ही गया नमक का, लेकिन नमक स्टोर करने के चक्कर में कई जगहों पर नमक की किल्लत तक आ गई और ऐसे में सरकार को ऑफिशियल स्टेटमेंट रिलीज करना पड़ा कि इस तरह की पैनिक बाइंग की जरूरत नहीं है, ऐसे हालात नहीं बिगड़े, तो आप इन अफवाहों पर यकीन ना करें। साल 2020 में कोरोना वैक्सीन को लेकर अफवाह फैली कि वैक्सीन से नपुंसकता की ये अफवाह थी कि होता है और उत्तर भारत में कई गांवों में इस अफवाह ने काम असर दिखाया। कोरोना वैक्सीन से लोग भागते हुए दिखाई दिए। उसके बाद घर घर जाकर वैक्सीन लगानी पड़ी। लेकिन आप सिर्फ एक पल के लिए ये सोचिए कि कोरोना महामारी जैसा समय जिसे पूरी दुनिया एक तकलीफ के तौर पर झेल रही है, जहां पर आपको कोविड से लड़ना है, अगर वहां पर भी इस तरह से अफवाहों का तंत्र काम करेगा तो कोविड के खिलाफ ये लड़ाई कितनी कमजोर हो जाती है। और इसीलिए आखिर लोग ऐसा क्यों करते हैं, अफवाहें क्यों फैलती हैं, ये समझने के लिए हमारे साथ इस वक्त मनोवैज्ञानिक अनुजा कपूर मौजूद हैं। अनुजा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे पैनल पर। जी अनुजा जी, देखिए ये पूरी हमने एक रिपोर्ट दिखाई कि कैसे अफवाहें
किस तरह से काम करती हैं और जमीन पर पैनिक बाइंग से लेकर लिंचिंग तक की घटनाएं जो हैं वो दिखाई दी हैं। मैं सबसे पहले आपसे यही समझना चाहती हूं कि हमारी साइकोलॉजी का ये कौन सा ऐसा हिस्सा है जिसकी वजह से हम इन अफवाहों से प्रभावित हो जाते हैं, इसे सच मान लेते हैं और फिर उस पर काम करने लगते हैं। एक बिस्किट से कैसे उम्र बढ़ सकती है? लोग इस बेसिक को क्यों नहीं समझ पाते हैं? देखिए, लोगों को प्रिडिक्शंस की बहुत जरूरत होती है, क्योंकि आप ये देखिए सिर्फ और सिर्फ बाबाओं के पास सिर्फ पढ़े लिखे अनपढ़ लोग नहीं जाते, पढ़े लिखे लोग भी जाते हैं, क्योंकि लोगों को अपने बिलीफ सिस्टम में कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा झोल नजर आता है। दे बिलीव कि ये बिस्किट, कई बार लोग तो आप देखिए सुपरस्टिशन हमारी इंडिया का बहुत ही पुराना ये तर्क और वितर्क रहा है, और सबसे ज्यादा पोजीशन ये लोग इस चीज को मानते हैं कि जब मास हिस्टीरिया, आप देखिए कि एक बार चोटी वाली बात भी आई थी कि चोटी काट दी गई तो सब लोगों ने चोटियां कट रही हैं और ये एक मास हिस्टीरिया आ जाता है। कोई भी आदमी मरना नहीं चाहता था एपिडेमिक में, और सब चाहते थे बचना, सब जीना चाहते थे। और उसको बचाने के लिए जब आपको लगता है कि ना पैसा आपका हेल्प कर पाएगा, तो ना दारू ना दवा, तो उसके अंदर माना जाता है कि बाबा शायद हेल्प कर देगा या कोई एक छोटी सी बात हेल्प कर देती है। इट इज जस्ट ए केस ऑफ अ मैनिफेस्टेशन। वो मान लेते हैं, हम पत्थर में भी एक इंसान मान देते हैं, हम पत्थर के अंदर भी मानने लगते हैं कि कहीं पर भी अगर हम पत्थर को भी वैल्यू दे दें, आप मानेंगे कि अगर रिंग्स पहन के घूम रहे तो आपको लगता है इस रिंग्स में इतनी पावर है, आप एक धागा पहन के घूमेंगे तो कहेंगे इस धागे में पावर है। तो बात होती है पावर की, बात होती है कि इससे मैं सब कुछ कर सकती हूँ, मैं कर जाऊंगी। प्रॉब्लम धागे में, स्टोन्स में, बिस्किट में या और किसी पदार्थ में नहीं है। बात है कि आप अपनी वो जिंदगी का पल कैसे गुजारे जिसके बारे में आप आगे की प्रेडिक्शन नहीं जानते, आपको पता नहीं है आगे का वक्त क्या आएगा, तो आपको ये विश्वास हो जाता है कि इसको करने से मैं ठीक हो जाऊंगी। तो आप ये भी देखिए कि कहते हैं डॉक्टर के पास आप तब जाएं जब उनकी दवाइयों पे आपको विश्वास हो। आप उस हॉस्पिटल में जाएं जहां पर आपको विश्वास हो। अनुजा, आप मानती हैं कि सोशल मीडिया भी इन अफवाहों को फैलाने में एक टूल की तरह काम करता है, या आज के दौर में सोशल मीडिया से खबरों का फैलना एक बहुत बड़ा चैलेंज है? बिल्कुल है। सोशल मीडिया आज तो ये काम करके दिखा रहा है, और बात लोगों को लगती है, क्या आपको लगता है कि पुराने टाइम पे सोशल मीडिया नहीं था तो क्या विच हंटिंग नहीं थी? विच हंटिंग पुराने टाइम में भी थी, मॉब लिंचिंग पुराने टाइम पे भी थी। पर हाँ, जिस तरीके से यहाँ पर सोशल मीडिया ने एक अच्छाई करी तो वहां पे बुराई भी सामने लेकर आया है। लोगों को इस बात के लिए जहां पर हम अवेयर कर सकते हैं, जैसे हम लोग आपके चैनल के माध्यम से अवेयर भी कर रहे हैं, तो ये सुनना भी बहुत जरूरी है। लोगों में ये धैर्य भी लाना बहुत जरूरी है कि सिर्फ सुपरस्टिशन पे। तो अनुजा जी ने यहाँ पर दो इंपॉर्टेंट बातें बोली हैं, एक तो अवेयरनेस जिसका अनुजा आप जिक्र कर रही हैं, और दूसरी बात धैर्य। तो ये दोनों बातें बहुत जरूरी हैं अफवाह तंत्र का, अफवाहों का आप शिकार ना हो। बहुत बहुत धन्यवाद अनुजा, हमारे दर्शकों को ये अहम जानकारी उनके साथ साझा करने के लिए। लेकिन देखिए, अफवाहों की ही जब हम बात कर रहे हैं तो एक खबर आज सुबह आई कि एयर इंडिया की बिडिंग को टाटा मोटर्स ने जीत लिया। सोशल मीडिया पर भी जबरदस्त वायरल ये खबर रही, लेकिन जब ये खबर हर तरफ फैल गई तब DIPM यानी निवेश और लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग ने ट्वीट कर इन अफवाहों पर ब्रेक लगाया। ट्वीट किया गया कि अभी तक इसे लेकर कोई अपडेट नहीं है, लेकिन देखिए खबर आ चुकी थी, बेशक उसका डिनायल उसके बाद आया, उस खबर को कहा गया कि ऐसा कुछ अभी नहीं हुआ है, लेकिन अफवाह का इफेक्ट देखिए क्या था। इफेक्ट हुआ सीधे स्टॉक मार्केट पर, और स्टॉक मार्केट पर जो असर हुआ वो आप इस डेटा में देखिए कि टाटा के शेयर्स पर अफवाहों का असर ऐसा दिखाई दिया कि अफवाह से पहले जो शेयर का प्राइस 1265 रुपए था, अफवाह के बाद वो बढ़कर 1311 हो गया। यानी ये तेजी टाटा के शेयर्स में दिखाई दी और क्लोजिंग 1300 रुपए पर हुई। लेकिन टाटा मोटर्स अफवाह से पहले जो था वो आपको हमने दिखाया, लेकिन अब टाटा मोटर्स की भी ये तस्वीर देखिए, 325 रुपए पर जो शेयर था वो अफवाह के बाद 337 पर दिखाई दिया, यानी क्लोजिंग हुई 333 पर। तो प्राइसेस यहां पर बढ़ते हुए दिखाई दिए। अफवाहों का ये असर जो सेंटीमेंट से सीधे सीधे शेयर मार्केट प्रभावित हुआ, लेकिन असल में ऐसा था नहीं। तो आप यहां से समझ सकते हैं कि जिस भी बात को आप देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, कोई भी इंफॉर्मेशन जो आप तक पहुंच रही है, आप कम से कम उसे पहले परखें, उसे जांचें और उसके बाद ही आगे बढ़ाएं, ताकि इन अफवाहों पर ब्रेक लग सके। लेकिन लोकतंत्र में अब हम एक ऐसे मुद्दे की बात करेंगे जो आपसे जुड़ा हुआ है। हर दिन शहर में सड़कों पर गुजरते हुए आपने इस तरह की घटनाएं देखी होंगी।
ट्रैफिक के नियमों का पालन आप भी करते होंगे, लेकिन अगर ट्रैफिक पुलिसकर्मी आपको रोकता है तो आपको रुकना है, ये नियम है। लेकिन मुंबई में क्या हुआ, इस तस्वीर में आप देख रहे हैं, जहां अंधेरी इलाके में चालान से बचने के लिए एक ट्रैफिक पुलिसकर्मी की जान को खतरे में डालने का मामला सामने आया। एक कार ड्राइवर को ट्रैफिक पुलिस ने रोका तो कार को ट्रैफिक पुलिस के ऊपर ही, जो ड्राइवर था वो उनके ऊपर ही उन्होंने गाड़ी चढ़ा दी। एक ट्रैफिक पुलिसकर्मी ने कार चालक को रोका तो वो कार से बाहर निकलने तक के लिए तैयार नहीं था। इतना ही नहीं, भागने तक की कोशिश हुई। पुलिसकर्मी कार के बोनट पर बैठ गया और इस दौरान कुछ और लोग भी मौके पर पहुंचे और कार ड्राइवर को बाहर आने के लिए कहने लगे, लेकिन ड्राइवर किसी भी हालत में वहां से फरार होने की कोशिश में था और इसी दौरान बोनट पर बैठे पुलिसकर्मी के साथ ड्राइवर कार को लेकर भागने लगा, जिसके बाद पुलिस ने ड्राइवर के खिलाफ केस दर्ज किया। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसी स्थिति आई क्यों? अगर ट्रैफिक नियम का पालन करने के लिए एक ऑफिसर ने आपको रोका है, वो ऑफिसर अपनी ड्यूटी पर है, उसने नियमों का हवाला देते हुए आपको रोका है और उसके वहां पर रुकने की बजाय आप उस पर गाड़ी चढ़ाते हुए आगे भाग जाते हैं, तो कितना बड़ा खतरा उसकी जिंदगी को यहां पर था और आपने किस तरह से नियमों की अनदेखी की, सवाल इस पर भी है। कार चालक ने किस तरह का व्यवहार किया वो आपने देखा, लेकिन कुछ आंकड़े अब आपको दिखाते हैं। एक सर्वे के मुताबिक 59% लोग बगैर टेस्ट दिए ड्राइविंग लाइसेंस बनवाते हैं। इतना ही नहीं, 63% लोग कार चलाते वक्त सीट बेल्ट नहीं बांधते और देखिए 42% लोग बाइक ड्राइव करते हुए हेलमेट नहीं पहनते और तस्वीर ये दिखाई देती है कि जो 39% लोग हेलमेट पहनते हैं वो अपनी सेफ्टी के लिए हेलमेट नहीं पहन रहे, वो चालान के डर से जो है हेलमेट पहनकर ड्राइव करते हैं। सर्वे के मुताबिक 80% लोग सड़क पर खुद को सुरक्षित नहीं मानते हैं, लेकिन इसमें कितनी बड़ी कमी आपकी खुद की है जब आप सड़क पर निकल रहे हैं और नियमों का पालन नहीं कर रहे, गौर इस पर भी करना जरूरी है। और ये उसी मुंबई की कहानी है जिसे हाल ही में रीडर्स डाइजेस्ट नाम की एक मैगजीन ने दुनिया का सबसे ईमानदार शहर बताया था। बड़ा इंटरेस्टिंग किस्सा है, इसे आप जरा ध्यान से सुनिए कि ईमानदारी की जांच के लिए दुनिया के 16 शहरों में अलग अलग जगह पर पर्स छोड़ दिए गए, बटुआ, और इस टेस्ट में मुंबई पास हुआ और इस शहर को दुनिया का सबसे ईमानदार शहर माना गया क्योंकि यहां पर पर्स उठाने की घटनाएं दुनिया की बाकी शहरों के मुकाबले कम थी। तो बोनट पर बैठा के ले जा रहा है। गाड़ी के पीछे गाड़ी लो, गाड़ी के पीछे गाड़ी के पीछे गाड़ी साइड ला लाओ रे, गाड़ी साइड ला लाओ रे। अरे गाड़ी साइड रो, और साइड काय बोले रास्ता नाही, रास्ता नाही साइड ला लाओ रे साइड ला दाबून लाव। कोण आहे तो एवढा मोठा? हो साहेब, मला आझादनगर स्टेशन जावर तू किथून घेऊन आला? काय बोलतो तू? लोकतंत्र में अब बात करेंगे किसान आंदोलन की। किसान आंदोलन को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने जो बात की, सुप्रीम कोर्ट ने किसानों को कड़ी फटकार लगाई और कहा कि आंदोलन के नाम पर पूरे शहर का गला घोट दिया गया है और अब किसान चाहते हैं कि वो शहर में घुस आएं। सुप्रीम कोर्ट ने कई पॉइंट्स बताए और फिर पूछा कि किसानों को जंतर मंतर पर धरने की इजाजत कैसे दी जाए। सुप्रीम कोर्ट ने किसानों से कहा कि आपको विरोध का पूरा हक है, लेकिन यह ध्यान रहे कि दूसरों की संपत्ति को आप नुकसान ना पहुंचाएं। सुप्रीम कोर्ट ने किसानों से और क्या क्या कहा, इसे एक एक करके आपको दिखाते हैं। कोर्ट ने कहा कि किसानों ने पूरे शहर का गला घोट दिया है। इसके अलावा कोर्ट ने आगे क्या कहा ये भी देखिए। किसानों को सुप्रीम कोर्ट की यह फटकार, जिसमें बड़ी सख्त टिप्पणी कोर्ट ने की कि किसानों ने पूरे शहर का गला घोट दिया। 8 महीने से ज्यादा का वक्त हो गया है जब से ये आंदोलन चल रहा है और आंदोलन की वजह से जो परिस्थितियां खड़ी हो रही हैं उसमें आम लोग भी प्रभावित है। 8 महीने का वक्त बीत गया और कोर्ट ने इस बात का जिक्र किया आज अपनी टिप्पणी में कि अगर आपका हक है विरोध करना, नाराजगी जताना, लोकतंत्र में इसकी जगह है, लेकिन आम लोगों के अधिकारों की बात होना भी जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट ने किसान आंदोलन को लेकर जो कुछ भी कहा वो यूं ही नहीं कहा, क्योंकि इस आंदोलन से जो नुकसान आम लोगों को हुआ है, यातायात में तकलीफें, इसके अलावा कई बार इमरजेंसी सर्विसेज में देरी हुई है, एम्बुलेंस की देरी से कई मरीजों की मौत हो गई। इसी तरह से पब्लिक ट्रांसपोर्ट के अभाव से बच्चों के स्कूल जाने पर भी प्रभाव पड़ा है। कई तरह के अन्य नुकसान है जिसमें आर्थिक नुकसान सबसे ज्यादा हुआ है। किसान आंदोलन से जो नुकसान हुआ उसमें माल ढुलाई में 50% ज्यादा समय लगा, लॉजिस्टिक कॉस्ट बढ़ा 8 से 10% तक। इस साल तीसरी तिमाही में 70,000 करोड़ का नुकसान हुआ। इसके अलावा सड़क, टोल प्लाजा, रेलवे को नुकसान, कपड़ा और स्पोर्ट्स कंपनीज को नुकसान, वैश्विक खरीदारों को हमारे भरोसे का नुकसान।
टैक्स और साथ में टोल कलेक्शन को लेकर जो नुकसान हुआ मार्च 2021 तक के, अगर इन आंकड़ों पर आप गौर करें जो आपको हम दिखाने वाले हैं, तो खास तौर पर जो हिस्से आंदोलन की वजह से प्रभावित हुए यानी हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, हरियाणा में 326 करोड़ का नुकसान हुआ। इसके अलावा पंजाब की अगर बात करें तो 487 करोड़ का नुकसान पंजाब ने झेला है। और पंजाब और हरियाणा क्योंकि इस आंदोलन की धुरी रहे तो सबसे ज्यादा नुकसान यहीं पर जो है वो दर्ज किया गया। इसके अलावा जो बॉर्डर स्टेट है राजस्थान, वहां पर भी नुकसान की खबरें सामने आई, तो 1 करोड़ से ज्यादा का नुकसान राजस्थान की अर्थव्यवस्था को भी हुआ है। बढ़ेंगे आगे, रुक करेंगे अगली खबर का, और आपको हम एक ऐसी खबर दिखाएंगे जो आम आदमी के साथ नेताओं के लिए भी देखनी बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक वो नहीं देखेंगे तस्वीर नहीं बदलेगी। धनबाद का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल शहीद नरमल महतो मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, लेकिन तस्वीरें आपके सामने, इसे देखकर कौन कह सकता है कि अस्पताल है? पानी ही पानी आपको इन तस्वीरों में दिखाई दे रहा है। आलम यह है कि आईसीयू वार्ड समेत लगभग सभी वार्ड जलमग्न हो चुके हैं। अस्पताल में इलाज करवाने आए मरीज यहां से ठीक होकर जाएंगे या बीमार होकर जाएंगे, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। आप अंदाजा ये लगा लीजिए कि धनबाद के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल की अगर ये स्थिति है तो बाकी हॉस्पिटल्स में कैसे हालात होंगे। तो ये तस्वीर ऐसी थी जिसने भी देखा उनके मन में कई सवाल है, क्योंकि देखिए मरीज इन्हीं हालातों के बीच इलाज करवाने को मजबूर हैं। अब ये पानी अगर यहाँ जमा है तो इस जमा पानी से, जल जमाव से कितनी समस्याएं और हो सकती हैं। डेंगू का कहर पहले ही फैला हुआ है, ऐसे में ये पानी कितने और तरह के इन्फेक्शंस को जन्म दे सकता है। और अगर आईसीयू में भी ऐसे ही हालात हैं, बाकी वार्ड्स की बात तो छोड़ दीजिए, अगर आईसीयू ऐसे हालात में ऑपरेट हो रहा है तो वहां पर एडमिट मरीज के साथ क्या होगा ये तो भगवान ही जाने। सबसे बड़े सरकारी हॉस्पिटल की यह स्थिति है धनबाद में, और खास तौर पर कोविड काल में जब मेडिकल फैसिलिटीज अस्पतालों को लेकर बार बार सवाल उठे और इन सुविधाओं को दुरुस्त करने की बात होती रही है, तो ऐसे में इन परिस्थितियों को लेकर और ज्यादा सजग होने की जरूरत थी। लेकिन मरीज यहां पर भगवान भरोसे, तीमारदार अलग से परेशान, और कैसे ये हालात सुधर सकते हैं इस पर जवाब देने वाला कोई नहीं। और बढ़ते हैं आगे, आपको आज का एक और बड़ा पॉलिटिकल अपडेट दे दें। आज पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत चन्नी की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात हुई, जिसकी तस्वीरें इस वक्त आपके सामने। हालांकि मुख्यमंत्री बनने के बाद ये फर्स्ट मीटिंग जो कि एक ऑफिशियल मीटिंग है जब चन्नी यहाँ पहुंचे हैं, लेकिन ये मीटिंग इसलिए भी अहम हो जाती है क्योंकि पंजाब में जिस तरह का अभी घटनाक्रम चल रहा है, जिस तरह से नए मुख्यमंत्री पद पर आए और कांग्रेस पार्टी के अंदर खाने जो परिस्थितियां वहां पर बिगड़ी हुई हैं सत्ताधारी पार्टी की, उन सब के बीच मुख्यमंत्री चन्नी का यहां पर मौजूद होना और प्रधानमंत्री से मिलना बहुत है। हालांकि जब मीडिया ने उनसे सवाल पूछा कि आज आप प्रधानमंत्री से मिले, तो उन्होंने इस बात का जिक्र भी किया कि किसान आंदोलन को लेकर कैसे परिस्थितियों को सुधारा जा सकता है, इस विषय पर भी बातचीत हुई। और देखिए राजनीति में इस तरह की तस्वीरें क्या कुछ कहती हैं उस पर भी एक नजर डालिए कि अभी 2 दिन पहले यहां पर पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री यानी कैप्टन अमरिंदर सिंह मौजूद थे, जो अमित शाह से मुलाकात करते हैं और फिर पंजाब लौटते हैं तो वहां पर नई ताल ठोकते हैं और कहते हैं कि ना बीजेपी में जाएंगे ना कांग्रेस में, नई पार्टी बनने के संकेत मिलते हैं। तो वहीं चन्नी जिनकी मुलाकात सिद्धू से हो रही थी, इस सब के बीच कि सिद्धू को कैसे मनाया जाए और ये सब जो घटनाक्रम पंजाब में चल रहे हैं, उस बीच चन्नी की मौजूदगी आपको देश की राजधानी दिल्ली में दिखाई देती है, जहां एक औपचारिक और एक मीटिंग के लिए यहां पर चन्नी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिल रहे हैं। हालांकि जब बाहर आए तो उन्होंने ये जरूर कहा कि किसान आंदोलन को लेकर भी प्रधानमंत्री से बात हुई, लेकिन किसान आंदोलन जो इस वक्त पंजाब चुनाव के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण बना हुआ है, ऐसे में एक चैलेंज जरूर ये बीजेपी के भी सामने है कि जब चुनावों में आपको जाना है तो किसान आंदोलन से उपजी हुई नाराजगी और विरोध को लेकर कैसे चुनावी जमीन पर उतरना है, ये चुनौती जरूर उनके सामने है। माननीय प्रधानमंत्री जी से मिला, मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार ये कर्टसी कॉल थी, जो एक औपचारिकता भी है कि मुख्यमंत्री का ओहदा संभालने के बाद प्रधानमंत्री जी से मिले। तो उनसे मिलकर लंबी बातचीत हुई है और अच्छे माहौल में हुई है।
मंत्री से पहली मुलाकात हुई मुख्यमंत्री बनने के बाद, अच्छे माहौल में हुई। इस बात का जिक्र चरणजीत चन्नी कर रहे थे। हालांकि इस बीच उन्होंने प्रधानमंत्री को जो भेंट भी दी, तस्वीरों में देखकर ऐसा लग रहा है कि स्वर्ण मंदिर से जुड़ा ही ये एक स्मृति चिन्ह, प्रतीक चिन्ह उन्होंने प्रधानमंत्री को गिफ्ट किया। तो ये एक औपचारिक मुलाकात प्रधानमंत्री के साथ थी। देश का ये संघीय ढांचा, जब मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते हैं कोई भी नेता और जब राज्य की सत्ता संभालते हैं, तो फिर एक ये औपचारिकता समझ लीजिए जब प्रधानमंत्री से उनकी मुलाकात हुई है। लेकिन जिन हालातों में और जिस टाइमिंग में ये मुलाकात हो रही है, सवाल सारे उसको लेकर। राहुल गांधी से भी मिलने का कार्यक्रम है चरणजीत चन्नी का, लेकिन पहले प्रधानमंत्री से उनकी ये बात हुई। और कृषि आंदोलन का, कृषि कानून को लेकर जो विरोध किसानों का रहा है, किसान आंदोलन का जिक्र उन्होंने जरूर किया कि प्रधानमंत्री से इस विषय पर भी बात हुई है। लेकिन दूसरे फ्रंट पर अगर आप नजर डालेंगे तो कैप्टन अमरिंदर जब अमित शाह से मिलकर गए हैं और कल जब वो चंडीगढ़ पहुंचे तो उन्होंने साफ कर दिया कि ना कांग्रेस में रहेंगे ना बीजेपी में जाएंगे, लेकिन नवजोत सिंह सिद्धू को जीतने नहीं देंगे। और किसानों का जिक्र उन्होंने कहा कि किसानों के लिए अपनी लड़ाई नहीं छोड़ेंगे। सूत्रों से खबर यह भी आ रही थी कि क्या बीजेपी के साथ उनका गठजोड़ हो सकता है चुनाव से पहले। तो ऐसे में सीधा फायदा होता किसको दिख रहा है और नुकसान कितना कांग्रेस पार्टी को उठाना पड़ेगा। और इन सब चुनौतियों के बीच, क्योंकि ये चुनौतियां चन्नी के सामने हैं, और इन सब चुनौतियों के बीच चरणजीत चन्नी की मुलाकात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ आज हुई है। साफ तौर पर चन्नी ने इस बात का जिक्र भी किया कि प्रधानमंत्री भी किसान आंदोलन का हल चाहते हैं। किसान आंदोलन को लेकर यह बात आज की इस मुलाकात में हुई है। हमारे साथ और जानकारी के साथ इस वक्त गौरव जुड़ गए हैं। गौरव, प्रधानमंत्री के साथ ये मुलाकात, यूं तो जब भी कोई नया मुख्यमंत्री बनता है तो वो मुलाकात करता ही एक औपचारिकता का हिस्सा है, लेकिन जिस टाइमिंग में और जिन घटनाक्रमों के बीच चन्नी की ये मुलाकात हुई है वो बहुत अहम। और बाहर आकर जो पहली बात उन्होंने की कि अच्छे माहौल में बात हुई और किसान आंदोलन का हल प्रधानमंत्री भी चाहते हैं। बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट पूरी मीटिंग का यही रहा कि पहली मुलाकात के बाद ही पंजाब के मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सकारात्मक मुलाकात हुई, और खास करके वो मुद्दे जो कि केंद्र सरकार को भी परेशान करते हैं, कृषि कानून का मुद्दा हो चाहे वो पंजाब के चुनाव, दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। और उन्होंने कहा कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री से लंबी बात हुई है उनकी, जब आखिरी में वो जा रहे थे तो अलग से उन्होंने ऑफ कैमरा भी बताया निकलते निकलते कि एक अच्छी खासी बातचीत हुई। प्रधानमंत्री के काफी कुछ विचार जो हैं कृषि कानूनों के हल को निकालने को लेकर हैं और उस पर वो संवाद चाहते हैं। और ये बात जो है पंजाब के सीएम ने भी मांग की कि संवाद शुरू किया जाए, और जाहिर तौर पर संवाद शुरू करने के अलावा और कोई अभी भी नतीजा दिखता हुआ नहीं दिखा रहा। दूसरा ये कि जिस आनन फानन में पंजाब इसके लिए सबसे बड़ी वजह थी कि जो धान की खरीद पंजाब में 10 दिन के लिए जिस पर देरी की गई, क्योंकि पंजाब और हरियाणा में हजारों किसान जो हैं वो मंडियों में ट्रॉली कर अपना अनाज पहुंच चुके हैं। अनाज की खरीद में देरी होना, सरकारी खरीद में देरी होना एक बड़ा मुद्दा बन जाता है, चाहे वो केंद्र सरकार के लिए हो चाहे वो पंजाब की सरकार के लिए हो, क्योंकि चुनाव है उस राज्य में। तो उसको लेकर आए और उन्होंने बोला कि प्रधानमंत्री ने कहा कि उसका कोई सकारात्मक हल निकालेंगे। एक अच्छी मुलाकात रही किसानों तो अच्छे माहौल में बात हुई, इसका जिक्र उन्होंने किया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका गौरव इस जानकारी के लिए। आगे बढ़े लोकतंत्र में, उससे पहले नजर हेडलाइंस पर। उत्तर प्रदेश समेत देश के 5 राज्यों में अगले कुछ महीनों में चुनाव है। नेता घूम रहे हैं, जनता मन बना रही है, लेकिन ग्राउंड जीरो पर हालात क्या हैं, मुद्दे क्या हैं, समस्याएं क्या हैं? टाइम्स नाउ नवभारत की टीम सीधे उन राज्यों में ग्राउंड जीरो पर पहुंच रही है जहां चुनाव होने वाले हैं। उत्तर प्रदेश में ग्राउंड जीरो पर मेरी सहयोगी ज्योत्सना बेदी मौजूद है। उन्होंने वहां पर क्या देखा, लोगों से क्या पूछा, नेताओं का क्या वर्जन है, देखिए ये डिटेल रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा सूबा, जिसने देश को कई प्रधानमंत्री दिए, लेकिन अब चुनाव है मुख्यमंत्री का, यानी विधानसभा चुनाव। 403 कुल विधानसभा सीटें हैं। मौजूदा सरकार भारतीय जनता पार्टी की है और सरकार बनाने की कवायद में समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, AIMIM और आम आदमी पार्टी, और किंग मेकर के तौर पर निशात की पार्टी, राजभर की पार्टी और RLD मौजूद है। सत्ता की कुर्सी पर कौन काबिज होगा ये तो चुनावी नतीजे बताएंगे, लेकिन हम जनगण का मन उत्तर प्रदेश यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं गौतम बुद्ध नगर से। आपको हर जिले की हम तस्वीर दिखाएंगे, जमीनी हकीकत से रूबरू करवाएंगे और वहां मौजूद जनता से भी बात करेंगे। सरकार ने काम किया या नहीं, जनता संतुष्ट है या फिर असंतुष्ट है, जनता बदलाव चाहती है, ये हम आपको उत्तर प्रदेश के 75 जिलों से
एक एक तस्वीर के जरिए सामने रखेंगे। तो अपनी जन गण मन यात्रा की शुरुआत हम कर रहे हैं एक ऐसी कॉलोनी से जो नोएडा, गाजियाबाद और दिल्ली के बीचों बीच है। एक ऐसी कॉलोनी जहां पर आपको मजदूरों की रिहाइश मिलेगी, जहां पर आपको ऑटो चालकों की रिहाइश मिलेगी, जहां पर आपको रिक्शे वाले भी मिलेंगे। हम आपको जमीनी हकीकत दिखाएंगे कि सरकार ने जो वादा किया था क्या वो पूरा किया है। चुनाव यूपी में बेहद नजदीक हैं, ऐसे में जनता तैयार है अपने नेता को चुनने के लिए। क्या बदलाव यहाँ की जनता चाहती है ये उनसे बात करके पता चलेगा। और नेतागण भी तैयार हैं अपने टेस्ट में पास या फेल होने के लिए। मैं इस समय खोड़ा कॉलोनी में मौजूद हूँ। खोड़ा कॉलोनी के अटल चौक पर मैं हूँ। अटल बिहारी वाजपेयी जी मन की सफाई का संदेश हमेशा देते रहे हैं और नरेंद्र मोदी जी का स्वच्छता अभियान आप देख ही रहे हैं। खोड़ा कॉलोनी की क्या स्थिति है वो यहीं के वासी मुझसे बेहतर बता सकते हैं। आप यहाँ कब से रह रही हैं? मैं तो 6 साल से रह रही हूँ। 6 साल आपको हो गए, मतलब सरकार भी आपकी आंखों के सामने ही बदली है। क्या बदलाव आपने देखा इस कॉलोनी में? बदलाव ये देखा कि रोड बहुत कच्ची थी, अब थोड़ी पक्की हो गया। माहौल बहुत देखे कि भर गई है, समझे। और ये तो सरकार के तो ये है कि गैस के सिलेंडर बहुत महंगा कर दिया है। सब्सिडी जो आता था वो भी बंद कर दिया है। गरीबों को तो खैर परेशानी बढ़ा दिया है। क्या हाल है बाबा? आप कितने टाइम से यहाँ सब्जी बेच रहे हैं? मुझे हो गई लमसम 18 साल। 18 साल हो गए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनुपम गुप्ता। अनुपम गुप्ता। बाबा, पिछले कुछ सालों में 18 साल आप बता रहे हैं, बदलाव देख रहे हैं क्या आप इस खोड़ा कॉलोनी में? बदलाव तो हो रहा है, विकास हो रहा है, लेकिन गरीब आदमी के तक कुछ नहीं हो रहा। गरीब आदमी बेरोजगार हो गया। बच्चे हैं आपके? हाँ। पढ़ाई कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? पढ़ाई कहाँ से कराऊँ? सरकारी स्कूल हैं, सरकार ने व्यवस्था की हुई है। हाँ, व्यवस्था है, लेकिन पैसा तो उतना नहीं है। ड्रेस बनवाऊँ, क्या बनवाऊँ, क्या नहीं करूँ। खोड़ा में पानी है ही ना। खोड़ा में बिजली आती है? बिजली आती है, वैसे तो ना पानी। अच्छा, नेता आता है आपका यहाँ पे जिसको आपने वोट दिया था, वो जीत गया था, नेता आता है? इलेक्शन के टाइम पे तो आते हैं। अच्छा, इलेक्शन के टाइम। और क्या, मतलब वोट लेने के लिए हाथ जोड़ते हैं आगे? वोट लेने के लिए आते हैं, वैसे कोई ना देखता। कब से रह रहे हैं आप खोड़ा कॉलोनी में? मेरे को तो 20 साल हो गया खोड़ा कॉलोनी में। अच्छा, बाबा से भी ज्यादा हो गया आपको तो 20 साल। अच्छा, क्या कुछ बदला क्या? यहाँ पर सर सफाई, नाली, खड़ंजा सब ठीक है, ठीक है, लेकिन यहाँ की सबसे मूलभूत समस्या पानी है। अच्छा। और एक समस्या है कि जो हमारे सफाई कर्मी है नगर पालिका के तहत, इनको तनख्वाह उचित नहीं मिल रहा है। जो सफाई कर्मी हमारे सुबह से शाम तक यहाँ सफाई, घोड़ा की सफाई में लगे हैं, उनका तनख्वाह उचित नहीं मिल रहा है सरकार के ये मुझे बहुत अच्छा लगा। हम आपके मुद्दे उठाने आए हैं। और साथ ही यहाँ की सबसे बड़ी समस्या पानी की समस्या है। आम जनता परेशान है। हाँ। और यहाँ अविलंब सरकार से मेरी मांग है कि यहाँ अविलंब पानी की व्यवस्था की जाए। तो नोएडा में सबसे बड़ा जो मुद्दा है, देखिए, बायर्स का है, फ्लैट्स का है, बिल्डर फ्लैट्स का। बायर्स ने अपनी जिंदगी की खून कमाई लगा दी, लेकिन उनको पोजीशन नहीं मिल रहा है। सोसाइटी में इस समय मौजूद हूँ, मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये पीछे आप देखेंगे लोगों के कपड़े सूख रहे हैं। यहाँ पर लोगों ने रहना शुरू कर दिया है। लेकिन जो दुखद है वो दुखद ये है कि इसमें कई लोग ऐसे हैं जो जिन्हें या तो फ्लैट नहीं मिला है, वो लोग दूसरे फ्लैट में किराए पर रह रहे हैं, या फिर जो जबरन अपने फ्लैट में ही रह रहे हैं, लेकिन अब उन्हें रजिस्ट्री की प्रॉब्लम आ रही है क्योंकि नोएडा अथॉरिटी से क्लियरेंस नहीं मिल रहा है। एक और चीज़ मैं आपको बताऊं, ये आप इस साइड दिखाएंगे, अगर आर के यादव तस्वीर अगर वो उस उधर की दिखाएंगे तो देखिए, वो जो आप देख रहे हैं आधा अधूरा बना हुआ, सिर्फ एक ढांचा ही खड़ा है, अभी तरीके से तैयार नहीं हुई है वो बिल्डिंग। वहाँ का जो लोग बताते हैं वो ये बताते हैं कि जब वो खरीदने के लिए आए थे तो उस समय वहाँ पर एक पार्क था, पार्क दिखाया गया था, लेकिन जब लोगों ने खरीद लिए, सारे घर बुक हो गए, तो उसके बाद उस पार्क को हटा करके वहाँ पे एक बिल्डिंग खड़ी कर दी गई। अब कुछ लोग भी यहाँ पे मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे भी मैं जान लेती हूँ। कुछ महिलाएं हैं, कुछ पुरुष हैं। देखिए, चुनावों में ये बड़ा मुद्दा रहने वाला है। नोएडा एक्सटेंशन में जिन लोगों ने घर खरीदा है, या और भी मुद्दे हैं, उन पर भी हम बात करेंगे। महिला सुरक्षा भी है। लेकिन पहले आप मुझे ये बताइए, ये आपको बिल्डर ने क्या कहा था और अभी
मौजूदा स्थिति क्या है? क्या आप लोग अपने घर में रह रहे हैं, किराए के घर में, या क्या है, बताइए। नहीं, हम अपने घर में रह रहे हैं, पिछले 4 सालों से रह रहे हैं। और बिल्डर्स कहता है कि बिल्डर्स अथॉरिटी कहते हैं कि बिल्डर ने पैसे नहीं दिए, उसके बकाया है। और इन बिल्डर्स और अथॉरिटी की लड़ाई में बायर्स पिसके रह गए। हमने अपना घर खरीदा था, सब कुछ लगाकर घर खरीदा था, इस सुकून के साथ खरीदा था कि जब हमारा घर होगा तो अपना घर होगा। और आज तक हमारा घर हमारा अपना नहीं हुआ है, तो एक मेंटल जो पीस है वो भी चला गया है यहाँ पे घर लेने की वजह से। बिल्कुल मेंटल टॉर्चर होगा ही, क्योंकि आप अपने खून पसीने की कमाई लगा देते हैं। आपको लगता है कि इस बार विधानसभा चुनाव में ये एक बड़ा मुद्दा रहने वाला है? हाँ बिल्कुल, ये बड़ा मुद्दा रहना चाहिए और होगा भी तो अच्छा ही रहेगा। अगर रजिस्ट्री हो जाती है, सबका रेजिडेंट्स की पूरी डिमांड है कि रजिस्ट्री हो जाए, सभी रेजिडेंट बहुत चिंतित हैं इस बात को लेकर, तो मुझे लगता है कि सरकार को इसके लिए कुछ करना चाहिए। बहरहाल चुनाव है, आप महिलाएं हैं, थोड़ा सा मैं बाकी इश्यूज़ पर भी जाना चाह रही थी। अगर मैं महिला सुरक्षा की बात करूं, क्योंकि यहाँ मैंने सुना है थोड़ा सा सेफ़ नहीं है ये रोड से जब हम गुजरते हैं, ऐसा है क्या? अभी थोड़ा सा पहले की टाइम की मैं बात करूँ तो उस टाइम काफ़ी अंधेरा रहता था, जब लोग बाहर जाना पड़े तो ऑब्वियसली आप अपनी गाड़ी को ही यूज़ करते थे, ऐसे आप नहीं चल सकते थे। बट नाउ डेज इट इज़ लिटिल बेटर, थोड़ी बहुत लाइटिंग लग गई है, वैसे ठीक है। बट हाँ, सिक्योरिटी स्टिल नीड्स टू बी लाइक टू बी स्ट्रॉन्ग ना। बहरहाल अगर हम विधानसभा चुनावों के मुद्दों की बात करें तो कह रही है कि महिला सुरक्षा के नाम पे, बिजली के नाम पे, रोड पे लाइट्स लगाने की अगर बात हो तो फिर उस पर सरकार काम कर रही है, बदलाव आया है, उस हिसाब से सरकार से संतुष्ट हैं, लेकिन चाहते हैं कि बायर्स की जो प्रॉब्लम है इनके घर के मामले में, उसमें सरकार दखल दे और सख्ती करे। सरकार ने जो दावे किए, जो वादे किए, क्या उस हिसाब से दादरी आपको आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है? और महिलाओं के लिए जो सरकार ने बड़े बड़े वादे किए थे, योजनाएं भी चलाई थी, उज्ज्वला योजना हो गई, खुले में शौच मुक्त भारत को बनाना है, उत्तर प्रदेश को बनाना है, इसके अलावा भाग्य लक्ष्मी योजना है, इसके अलावा भी बहुत सी योजनाएं सरकार की तरफ से शुरू की गई हैं। ऐसे में हम एक एक चीज़ को जानने की कोशिश करते हैं। मैं अभी दादरी में एक घर में मौजूद हूँ, कुछ महिलाएं हैं और मैं ये देख रही हूँ कि जैसे सरकार ने वादा किया था कि जो लोग बीपीएल परिवार हैं उनको सिलेंडर और चूल्हा मुफ्त में दिया जाएगा, पहली रिफिलिंग उसकी मुफ्त होगी, लेकिन मैं अभी भी देख रही हूँ जिन लोगों की बहुत अच्छी मिली भगत है उन लोगों को मिले हैं, जो लोग गरीब आदमी उसको नहीं मिला कहीं भी। अब यहाँ जहाँ तुम अब खड़ी हो, जहाँ पर यहाँ इस आदमी को इसका घर बार मकान देखो, इसका क्या हाल है। ये आदमी अपने बच्चों को रोटी रोजी ना कैसे कैसे करता होगा, एक टाइम मिला एक टाइम नहीं मिला। यहाँ का बहुत बाहर की तस्वीर भी आपको दिखा देते हैं। हालांकि यहाँ पर दिक्कतें तो नज़र आ रही हैं। ये देखिए यहाँ पर किस तरह कूड़ा है, ये क्या है, ये ऐसा क्यों है, ये क्या कूड़ा घर सोच के यहाँ कूड़ा डालते हैं लोग, क्या है ये? जब आता है ना कोई कूड़ा उठाने तो नहीं फेंकेंगे। अच्छा, कोई कूड़ा उठाने नहीं आता है। हम परेशान हैं, बाहर में चल्ला चूल्हा। और अभी यहाँ पे ताश के पत्ते खेले जा रहे हैं। रोज बैठते हैं क्या आप लोग? नहीं जी, कभी कभार जी। आज कैसे बैठ गए? वैसे ही बैठे जी, बाल का मन के मूड फ्रेश हो जाए। अच्छा, तो मतलब सिर्फ ये इसी में लगे रहते हैं आप लोग या कुछ चर्चा भी होती है? चुनाव बहुत सिर पे खड़ा है, ये रास्ता खराब है, कहीं आना जाना होता ना तो इसी में वहाँ बैठे हैं। और क्या तो मैंने आपको कुछ कहा ही नहीं, अभी रास्ते की तो बाद में करती। आप यहाँ चुनाव की चर्चा करते हैं कि नहीं करते हैं? चुनाव की चर्चा हो रही है, तो फिर क्या लग रहा है इस बार, बदलाव या जो है वो ठीक है? बदलाव लग रहा है जी, बीजेपी नहीं आएगी, ये बदलाव हुआ है। आप क्या कहते हैं? बदलाव हुआ जी, उनका चेंजिंग है। हाँ जी बताओ। हाँ, बदलाव तो होना ही होना कैसे, मतलब क्या काम नहीं हुआ, क्या दिक्कत है? नहीं, काम हुआ जी, काम हुआ है। इस रास्ते के काम आज तक नहीं हुआ जी। बाकी जगह का हुआ है? बाकी जगह का रोड का हुआ, मेन रोड का तो यूँ है कि बच्चे गिरते नाले में, यहाँ बच्चे बड़े भी गिरते यहाँ नाले में, जब बारिश हो जाती है तो यहीं से गिरते। अच्छा, यूपी के चुनावों में जातियों का खेल बहुत रहता है। जातियों का नहीं है, जो रास्ते से परेशान है, कोई खेल नहीं है जाति पाति का। जब हम ही परेशान है तो बताओ बदलाव कैसे नहीं है? या कोई भी नहीं आता, इतने पानी हो जाते हैं यहाँ पर घुटने तो यहाँ इतना पानी हो जाता है और गाड़ी से परेशान होते हैं और बच्चे और बड़े भी गिरते हैं। दादरी की नई आबादी क्षेत्र की तस्वीर मैंने आपको दिखाई, वहां के लोगों से भी बात की, विधानसभा चुनाव में क्या मुद्दे रहेंगे ये भी हमने जाना। अब मैं दादरी के ब्रह्मपुरी क्षेत्र में मौजूद हूं और ये भी गली थोड़ी सी संकरी ज़रूर है, ऊपर तारों की भी मुझे दिक्कत नज़र आ रही है। देखिए कितनी नीची हाइट पे ये बिजली की तारें हैं। ये एक समस्या है, खैर जिसका समाधान हो बेहद ज़रूरी है, क्योंकि ये बिजली की तारें हैं
यहाँ गली में कुछ महिलाएं मौजूद हैं, इनसे मैं बात कर लेती हूँ कि इनके हिसाब से इनके लिए विधानसभा चुनाव के इस बारी मुद्दे क्या रहने वाले हैं। अब आप महिलाएं हैं तो सबसे पहले मैं महिला सुरक्षा से जुड़ा सवाल पूछती हूँ। आपका जो क्षेत्र है, महिलाएं सुरक्षित हैं यहाँ पर? सुरक्षित हैं। क्या आंटी जी? मेरे साथ यहाँ के चेयरमैन भी हैं, मैं आपके पास एकदम एंड में आऊँगी, पहले मैं बाकी महिलाओं से बात करती हूँ। आंटी, इस बारी विधानसभा चुनाव में मुद्दे क्या रहने वाले हैं आपके क्षेत्र से? बढ़िया, योगी को ही बढ़िया रहने वाले हैं। जो योगी ने काम करा वो सब किसी ने करा ही नहीं है। नहीं, क्या फायदा हुआ आपको सरकार के काम से? सरकार के काम से राशन फ्री आया है, वैक्सीन फ्री मिली है, और जो है मतलब आयुष्मान कार्ड फ्री मिला है। अच्छा नहीं दिखती आपको? देखिए मैं यहाँ हाथ लगाऊं, आराम से तार पे मेरा हाथ चला जाएगा कि नहीं चला जाएगा, और फिर करंट लगेगा। डर नहीं लगता आंटी? लगेगा डर, इसे इन्हें सही करवाना चाहिए। नहीं तो आपने अपनी चेयरमैन साहब से कभी कहा कि नहीं कहा आवाज उठाएं और करें, इस पे काम करें? सच हम सब घरों के पर्सनल तार हैं, क्योंकि इसमें खंबा नहीं लग सकता बीच में। पर है तो देखिए बिजली का तार ना, जिसका पर्सनल भी है उसको तो आप समझाएंगी ना, यहाँ के अध्यक्ष हैं आप। समझाया हुआ है, सब कर रहे हैं, कोशिश लगे हुए हैं। अच्छा, अभी मैं नई आबादी में गई थी, नई आबादी क्षेत्र में, वहाँ पर तो लोग बहुत परेशान हैं, वो भी दादरी में ही आता है। क्या परेशानी बता रहे हैं, पहले आप बताओगे फिर हम। वो कह रहे हैं कि पानी घुटनों तक भर जाता है, बिल्कुल सीमेंटेड रोड नहीं है, और बरसों से वो ये प्रॉब्लम से दो चार हो रहे हैं। और जहाँ नाव चलती थी वहाँ सड़क बन गई, वो नहीं बताया उन्होंने? अच्छा, जहाँ पहले नाव चलती थी वहाँ अब सड़कें बन गई हैं, तो वो भी तो बताते। कुछ समस्या कोरोना काल की वजह से 2 साल पूरे काम नहीं हुआ, तो थोड़ी सी है। अच्छा। लेकिन उनका भी धीरे धीरे पटरी आ रही है। आपको पता है देश की अर्थव्यवस्था खराब हो गई है, तो पैसा नहीं आया पाया, उसी वजह से सिर्फ। लेकिन 1 साल के अंदर आप देखना, जहाँ वो लोग पानी कह रहे हैं वहाँ पे भी पानी नहीं रहे।